Good morning, students. Today we will start with the clutches and brakes. And previously we have completed pairing section, and now we move on to the clutch and brake part of the subject. So let's go with the clutch and brakes. First, we will see the about the clutches, and then we will move forward. So, clutch. First of all, we should know what is the clutch. A clutch is a machine member used to connect a driving shaft to a driven shaft so that the driven shaft may be started or stopped at will without stopping the driving shaft. बेसिकली स्टूडेंट्स क्लच का जो मेन यूज वो ये है कि अगर मेरे को कहीं पे कंटिन्यूअस पावर सप्लाई मेरे पास आ रही है किसी इंजन से या मोटर से, एंड मैं उसको बीच बीच में चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं जो मेनली पावर जहाँ पे सप्लाई हो रही है उसको मैं क्लोज किए बिना, उसे मैं स्टॉप किए बिना अपनी पावर को इंटरप्ट बीच बीच में इंटर ड्रिवन शाफ्ट के ऊपर मैं बीच बीच में इंटरप्ट कर सकूं, ड्राइविंग शाफ्ट को पावर एज इट इज आ जाए. The use of clutch is mostly found in automobiles. Uh, in order to change the gears or stop the vehicle, it is required that the driven shaft should stop, but the engine should continue to run. It is therefore necessary that the driven shaft should be disengaged from the driving shaft. Engagement and disengagement of the shafts obtained by the means of clutch, which is operated by a लीवर. जनरली ऑटोमोबाइल्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है क्लच, बिकॉज क्योंकि देखो जब इंजन स्टार्ट होता है तो इंजन कंटिन्यूअसली पावर सप्लाई करता है. अब इंजन से जो ड्राइविंग शाफ्ट आ रही है वो आगे व्हील्स तक ले जाने वाली ड्रिवन शाफ्ट को पावर देती है. समटाइम्स अपने को रिक्वायरमेंट रहती है कि अपने को जो पावर है उसे स्टॉप करना है. फॉर एग्जांपल अगर मैं रुकना चाह रहा हूँ या मेरे को गियर चेंज करना है या एनी ऑफ दीज थिंग, मेरी स्पीड कम हो रही है, मैं स्टॉप करना चाह रहा हूँ, सो उस केस में मैं चाहता हूँ कि जो पावर है मेरी वो इंजन से व्हील्स तक ना पहुंचे, तो इसलिए अपन बीच में क्लच का यूज करते हैं. क्लच से क्या होता है कि इंजन तो कंटिन्यूअसली चलता रहता है, लेकिन जो पावर है वो बीच में कुछ फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए अपन लोग व्हील्स तक नहीं आने देते. सो क्लच का जो मेनली यूज होता है वो ऑटोमोबाइल्स में होता है, मशीन टूल्स में होता है, सो दैट जो कंटिन्यूअस पावर आ रही है उसको अपन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए रोक सके, एंड देन फिर अपन उसमें उसको अगेन वापस से एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट वाला फंक्शन परफॉर्म कर सके. नाउ नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ क्लच. क्लचेस के टाइप्स अगर देखें, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लचेस. नंबर वन इज पॉजिटिव क्लचेस and number two is the friction clutches. These two types of clutches are mainly used in we know. Now let's start with the positive clutch. Now the positive clutches are used when the positive drive is required. ठीक है. पॉजिटिव क्लच का अपन यूज तब करते हैं जब मुझे पॉजिटिव ड्राइव रिक्वायर होती है, कंटिन्यूस पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट रहती है. नाउ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ पॉजिटिव क्लच इज जॉ और क्लॉ क्लच. ये नीचे आपको ड्राइंग दिख रही है, दोनों इमेजेस दिख रही हैं. दिस इज द जॉ और क्लॉ क्लच. नाउ द जॉ क्लच परमिट्स वन शाफ्ट to drive another through the direct contact of interlocking jaws. It consists of two halves, one of which is permanently fastened to the driving shaft by a sunky, and the another half of the clutch is movable and it is free to slide axially on the driven shaft, but it is prevented from turning relatively to its shaft by means of feather key. ठीक है. अब जो जॉ क्लच है वो बेसिकली शाफ्ट को परमिट करते हैं, दोनों शाफ्ट को आपस की इंटरलॉकिंग से आपस में परमिट करते हैं, शाफ्ट के रोटेशन को इंटरलॉकिंग से परमिट करते हैं. ये बेसिकली दो हाफ्स में बने रहते हैं. एक हाफ तो आपका जो ड्राइविंग शाफ्ट है उस पर फिक्स रहता है, ठीक है, उसके ऊपर अपन संग की से उसको फिक्स कर देते हैं. जो सेकंड हाफ है अपना,
वो सेकंड हाफ अपना मूवेबल रहता है, स्लाइडिंग रहता है ड्रिवन शाफ्ट के ऊपर, सो दैट वो ड्रिवन शाफ्ट के ऊपर स्लाइड कर सके। ठीक है, लेकिन अपन उसको फीदर की से लॉक करते हैं ताकि वो स्लाइड करे, रोटेट ना करे, उसका रोटेशन अपन लॉक करके रखते हैं, सिर्फ उसको अपन एक्सिल डायरेक्शन में स्लाइड करने के लिए अपन होल्ड करते हैं, सो दैट वो एक्सिल डायरेक्शन में स्लाइड कर सके, अपना रोटेशन उसके अंदर ना आए। ये काम अपन फीदर की से की हेल्प से करते हैं। ठीक है, अब इमेजेस में अगर आपने देखें तो यहाँ पे एक स्क्वायर जॉ क्लच दिया हुआ है और एक स्पाइरल जॉ क्लच दिया हुआ है। ठीक है, सो दिस वन इज द स्क्वायर जॉ क्लच एंड दिस वन इज द स्पाइरल जॉ क्लच। मूविंग टू नेक्स्ट, फ्रिक्शन क्लच। फ्रिक्शन क्लचेस काफी इंपॉर्टेंट है अपने सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से और वैसे वर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिमम जगह अपने को फ्रिक्शन क्लचेस का ही यूज होता है। सो लेट्स गो विद द फ्रिक्शन क्लचेस। अ फ्रिक्शन क्लच हैज इट्स प्रिंसिपल एप्लीकेशन इन ट्रांसमिशन ऑफ पावर ऑफ shafts and machines which must be started and stopped frequently. Its application is also found in case of which power is to be delivered to machine partially or fully loaded. ठीक है, फ्रिक्शन क्लचेस बेसिकली अपनी एप्लीकेशन वहां रखते हैं जहां पे कि पावर ट्रांसमिशन होनी है, क्योंकि अपन फ्रीक्वेंटली स्टार्ट एंड स्टॉप कर सके, फ्रीक्वेंटली उसको अपन इंटरप्ट कर सके पावर ट्रांसमिशन को, और फ्रीक्वेंटली अपन उसको स्टार्ट कर सके। ऐसी जगह पे अपने को मैक्सिममली फ्रिक्शन क्लचेस देखने पड़ेंगे, साथ में उन मशीन्स में अपने को देखनी पड़ेगी जहां पे कि पार्शियली पावर अपने को डिलीवर करनी है या फुल लोडेड पावर डिलीवर करनी है। नाउ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज यूज्ड टू स्टार्ट द ड्रिवन शाफ्ट फ्रॉम रेस्ट and gradually brings it up to the proper speed without excessive slipping of the friction surfaces. फ्रिक्शन फोर्स का यूज करते हुए अपन लोग जो ड्राइविंग शाफ्ट है, जो ड्रिवन शाफ्ट है, उसको ड्राइविंग शाफ्ट की हेल्प से ड्रिवन शाफ्ट को अपन रेस्ट से प्रॉपर स्पीड तक लेके आते हैं, धीरे धीरे इंक्रीज करते हुए। ये नहीं कि सडनली उसमें स्पीड लेके आए, ग्रेजुअल क्लच से अपन धीरे धीरे इंक्रीज करते हुए अपन उसको रेस्ट से जो ड्रिवन स्पीड है वहां तक लेके आते हैं। इस सब में ये चीज मेनली ध्यान रहती है कि वहां पे कोई एक्सेसिव स्लिपिंग ना हो, फ्रिक्शन सरफेसेस के बीच में कहीं कोई स्लिप ना आए, एक प्रॉपर स्पीड में, एक प्रॉपर एंगेजमेंट के साथ में जो फ्रिक्शन सरफेस है आपका, वो क्लच को, जो ड्रिवन शाफ्ट है, उसको अपनी स्पीड में लेके आए। Now, in automobiles, friction clutch is used to connect the engine to the drive shaft. In operating such a clutch, car should be taken so that the friction surfaces engage easily and gradually bring the driven shafts up to proper speed. The proper alignment of the bearing must be maintained and it should be located close to the clutch as possible. अब ऑटोमोबाइल्स में मेनली ये चीज फ्रिक्शन क्लचेस अपने यूज होते हैं जो कि ड्राइव शाफ्ट को और इंजन को आपस में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर अपन इस टाइप के जब क्लचेस को ऑपरेट करते हैं तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शन सरफेस है उसको बहुत इजीली एंगेज होना चाहिए और बहुत ग्रेजुअली, मतलब एकदम सीम्ड वे में उसको शाफ्ट को, ड्रिवन शाफ्ट को प्रॉपर स्पीड में लेके आना चाहिए। यहाँ पे एक प्रॉपर अलाइनमेंट मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अपन इसकी जनरली कोशिश करते हैं कि जो क्लचेस हैं, जो बेयरिंग्स हैं, वो क्लच के नियर अबाउट में अपन होल्ड करके रख सके। नाउ इट मे बी नोटेड दैट 3-4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो अपने को देखना है। सबसे फर्स्ट है, द कॉन्टैक्ट सरफेस शुड डेवलप अ फ्रिक्शनल फोर्स दैट में पिक अप एंड होल्ड द लोड विथ रीजनेबली लो प्रेशर बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेस। जो कॉन्टैक्ट सरफेस है उसमें फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हो जो कि लोड को इजीली पिक कर सके, इजीली होल्ड कर सके। ठीक है, पिक मतलब लोड को इजीली रोटेट करा सके या फिर रुका हुआ तो उसको इजीली होल्ड कर सके विथ द रीजनली लो प्रेशर बिटवीन द कॉन्टैक्ट सर्फेसेस, जिसमें कि कॉन्टैक्ट सर्फेसेस के बीच में बहुत ज्यादा प्रेशर ना हो, एक रीजनेबली लो प्रेशर हो कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में, जिससे कि वो लोड को होल्ड कर सके। Now, the heat of friction should be rapidly dissipated and tendency to grab should be at minimum. जो फ्रिक्शन से जनरेट होने वाली हीट है वो बहुत स्पीड से एटमॉस्फेयर में जानी चाहिए। ठीक है, और जो ग्रैब की टेंडेंसी है, मतलब उसमें लॉकिंग की जो टेंडेंसी आती है कि भैया दोनों प्लेट्स आपस में पकड़ के बैठ गई है, वो चीज मिनिमम होनी चाहिए। नाउ थर्ड वन, द सरफेस शुड बी बैक्ड बाय अ मटेरियल स्टिफ इनफ टू इंश्योर रीजनेबली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर। जो सरफेस है उनका मटेरियल इस टाइप से होना चाहिए कि वो इंश्योर करे कि प्रेशर का जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो वहां पे उसके सरफेस के ऊपर
प्रेशर का एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो। नाउ मटेरियल्स फॉर द फ्रिक्शन क्लचेस, फ्रिक्शन क्लचेस के लिए यूज होने वाले मटेरियल्स जो हैं उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, वो अपन कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। फॉर नंबर वन, इट शुड हैव हाई एंड यूनिफॉर्म कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हाई होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। सेकंड, इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय मॉइस्चर एंड ऑयल। मटेरियल के ऊपर मॉइस्चर का और ऑयल का कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑयल अपन कंटिन्यूअसली उसकी कूलिंग के लिए यूज करते हैं। थर्ड, इट शुड हैव एबिलिटी टू विथस्टैंड हाई टेम्परेचर कॉज्ड बाय स्लिपेज। वहां कंटिन्यूअसली फ्रिक्शन आएगा तो इसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होगा, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से टेम्परेचर राइज होगा, तो मटेरियल की एबिलिटी होनी चाहिए कि वो हाई टेम्परेचर्स को इजीली बेयर कर सके। इट शुड हैव हाई हीट कंडक्टिविटी। हीट कंडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जितनी हीट उसमें जनरेट हो रही है वो तुरंत की तुरंत उसको आगे ट्रांसफर करनी है, हीट को होल्ड करके नहीं रखना चाहिए उसने। एंड नेक्स्ट, इट शुड हैव हाई रेजिस्टेंट टू वियर एंड स्कोरिंग। हाई वियर के लिए, स्कोरिंग के लिए हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूअसली स्लिपिंग के कारण उसमें वियर बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए रेजिस्टेंस, वियर के लिए रेजिस्टेंस उसमें ज्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट, कंसिडरेशन इन डिजाइनिंग अ फ्रिक्शन क्लच। नाउ व्हेनेवर अपन जब भी कोई फ्रिक्शन क्लच को डिजाइन करते हैं तो कुछ चीजें वी हैव टू kept in mind that while designing these things should be followed. Number one, the suitable material forming the contact surface should be selected. प्रॉपर मटेरियल सिलेक्शन होना चाहिए, जो कि एक सुटेबल मटेरियल को अपने सिलेक्ट करना है अपने कॉन्टेक्ट सरफेस को बनाते टाइम। सेकेंड, द मूविंग पार्ट्स ऑफ क्लच शुड हैव लो वेट इन ऑर्डर टू मिनिमाइज इनर्शिया लोड, स्पेशली इन हाई स्पीड सर्विस। जो रोटेटिंग पार्ट है क्लच के, मूविंग पार्ट्स हैं, उनका वेट कम होना चाहिए। वेट ज्यादा होगा तो इनर्शिया फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, स्पेशली हाई स्पीड के ऊपर। Next, the clutch should not require any external force to maintain contact of the friction surface. क्लच में कोई एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड नहीं होना चाहिए कि फ्रिक्शन सरफेस को मेंटेन करने के लिए उसे एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ रही है। The fourth, the provision of taking a wear of the contact surface must be provided. वियर अगर होता है कॉन्टेक्ट सरफेस को तो उसको इक्वली उसको हटाने का भी अपने पास में प्रोविजन होना चाहिए। The clutch should have provision of facilitating repairs. अगर कोई उसमें खराबी हो जाती है तो क्लच में रिपेयर्स को फैसिलिटेट करने के प्रोविजंस होने चाहिए, पार्ट्स को चेंज करने के प्रोविजंस होने चाहिए। The clutch should have provision of carrying away the heat generated at contact surfaces. कॉन्टेक्ट सरफेसेस के ऊपर जो हीट जनरेट हो रही है उस हीट को क्लच ने बाहर निकालने का प्रोविजन रखना चाहिए। एंड लास्ट, द प्रोजेक्टिंग पार्ट ऑफ क्लच शुड कवर्ड बाय गार्ड्स। जो भी क्लच में प्रोजेक्टिंग पार्ट्स आ रहे हैं, रोटेटिंग प्रोजेक्टिंग पार्ट्स आ रहे हैं, उन सबको अपने को गार्ड की हेल्प से कवर अप करना चाहिए। These are the some considerations in designing a friction clutch. Now, let's see the types of friction clutches. अब टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्लचेस की अपन बात करें तो अपने पास तीन टाइप के क्लचेस हैं। नंबर वन, डिस्क और प्लेट क्लच, जिसमें सिंगल डिस्क और मल्टीपल डिस्क क्लचेस आ जाता है। नंबर टू, कोन क्लचेस। एंड नंबर थ्री, सेंट्रीफ्यूगल क्लचेस। ये तीन टाइप के क्लचेस जो हैं वो बेसिकली अपने पास में है फ्रिक्शन क्लचेस: डिस्क और प्लेट क्लच, कोन क्लच एंड सेंट्रीफ्यूगल क्लच। अब इसमें इन दोनों को अपन एक चीज से और सेग्रीगेट कर सकते हैं, वो ये है कि डिस्क एंड कोन क्लचेस आर नोन एज एक्सियल फ्रिक्शन क्लच, where the centrifugal clutch is called radial friction clutch. इन फ्रिक्शन क्लचेस में भी एक्सियल फ्रिक्शन और रेडियल फ्रिक्शन में अपन डिवाइड कर सकते हैं। जो पहले दो हैं उनको अपन एक्सियल फ्रिक्शन बोलते हैं, एंड जो लास्ट वन है सेंट्रीफ्यूगल, उसको अपन रेडियल फ्रिक्शन बोलते हैं। नाउ लेट्स गो टू द सिंगल प्लेट क्लच। नाउ स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे डायग्राम में सिंगल प्लेट क्लच नजर आ रहा होगा, ठीक है। अब ये डायग्राम में अपना सिंगल प्लेट क्लच है यहाँ पे। अब इस सिंगल प्लेट क्लच में अपन एक एक करके वी विल सी कि इसमें क्या क्या चीजें हैं और कैसे कैसे अपन उसकी वर्किंग जो है वो अपन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सो लेट्स, सबसे पहली बात अगर अपन सिंगल प्लेट क्लच की देखें तो सबसे पहले ये क्लच प्लेट यहाँ पे दिखेगी आपको। देखिए, दिस इज द क्लच प्लेट। ये यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है,
दिस वन इज द क्लच प्लेट और ये इसकी फ्रिक्शन लाइनिंग है। ये जो मैं रेड डॉट्स मार्क करते चल रहा हूं, दिस इज द फ्रिक्शन लाइनिंग ऑफ द क्लच प्लेट। अपोजिट साइड में भी ये यहाँ पे आपको नजर आएगी, ठीक है। नाउ दिस इज द क्लच प्लेट जिसके कि दोनों साइड में अपना फ्रिक्शन लाइनिंग रहती है। जनरली फेरेडो मटेरियल का अपन यूज करते हैं, ठीक है। ये एक हब के ऊपर माउंट होगा जो कि एक्सियली मूव करने के लिए फ्री रहता है। लुक एट दिस वन इज द हब, ठीक है। ये अपना हब है जो कि एक्सियली मूव करने के लिए, जो है एक्सियल वे में अपना मूव करने के लिए अपना फ्री है इस स्प्लाइंड शाफ्ट के ऊपर, ठीक है। ये जो स्प्लाइंड शाफ्ट है आपकी, दिस वन इज द ड्रिवन शाफ्ट, ठीक है। ये ड्रिवन शाफ्ट है, इस स्प्लाइंस के ऊपर ये हब के साथ में एक्सियली मूव करने के लिए फ्री है। नाउ द प्रेशर प्लेट जो है वो इधर पे आपकी जो केसिंग है उसके अंदर माउंटेड है। ये रही आपकी प्रेशर प्लेट, ये दिख रही है, दिस वन, दिस इज अवर प्रेशर प्लेट। ये अपनी प्रेशर प्लेट है, दोनों साइड से ये अपने जो अंदर से माउंटेड रहती है, ठीक है। अब ये जो प्रेशर प्लेट है ये बॉडी के साथ बोल्टेड है, जो कि फ्लाईव्हील के साथ में फिक्स रहती है, ठीक है। ये प्रेशर प्लेट बॉडी के साथ मूव है जो कि फ्लाईव्हील के साथ में फिक्स रहेगी ना। जो फ्लाईव्हील है अपना, दिस वन इज अवर फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील और अपनी प्रेशर प्लेट ये दोनों की दोनों इंजन के साथ में रोटेट होती है। ये ड्राइविंग शाफ्ट है मेरी, दिस वन इज द ड्राइविंग शाफ्ट। ये ड्राइविंग शाफ्ट जैसे इंजन से रोटेट होना स्टार्ट होगी, इसके साथ में ये फ्लाईव्हील रोटेट होगा, फ्लाईव्हील के साथ में ये प्रेशर प्लेट भी रोटेट होगी, ठीक है। जो केसिंग के साथ में है तो ये केसिंग के साथ में ये पूरी की पूरी प्रेशर प्लेट भी साथ ही के साथ में क्रैंकशाफ्ट के साथ ये रोटेट होगी। नाउ द प्रेशर प्लेट जो है वो अपनी क्लच प्लेट को फ्लाईव्हील की तरफ पुश करके रखती है। ये प्रेशर प्लेट दिख रही है, क्लच प्लेट को फ्लाईव्हील की तरफ पुश करती है। पीछे की तरफ ये स्प्रिंग लगी हुई है, ये स्प्रिंग रेडियली इनसाइड बॉडी अपने लगी रहती है, जो कि क्लच प्रेशर प्लेट को कंटिन्यूअसली क्लच प्लेट के ऊपर जो अपनी फ्रिक्शन प्लेट है, ठीक है, क्लच प्लेट पे फ्लाईव्हील के ऊपर पुश करती रहती है। यहाँ पे आपको 3 लीवर्स दिख रहे होंगे जिसको कि अपन रिलीज लीवर बोलते हैं, ठीक है। ये एक दिख रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे अपने ये रिलीज लीवर्स हैं, ठीक है। ये पाइवट्स को होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। इन पाइवट्स को होल्ड करके रखते हैं ये वाले, सो दैट अपन इसमें बॉडी में फिक्स कर सके, ठीक है। नाउ अब वर्किंग मेनली कैसे होती है इसकी, जब अपनी कंटिन्यूअस अपना फ्लाईव्हील रोटेट कर रहा होता है उस टाइम पे प्रेशर प्लेट इस पे पुश करके रखती है। इस केस में फ्लाईव्हील क्लच प्लेट दोनों के दोनों रोटेट हो रहे हैं, दोनों रोटेशन है, तो ये जो मेरी ड्रिवन शाफ्ट है वो भी साथ में रोटेट होती रहती है, वो भी कंटिन्यूअसली साथ में रोटेट होगी, जिसकी वजह से पावर आगे ट्रांसमिट होती है। अब जब मुझे पावर हटानी है, ठीक है, जब मुझे पावर का ट्रांसमिशन हटाना है, उस पर्टिकुलर टाइम पे अपन क्या करते हैं, ये लीवर को यहां से अपन पुश करते हैं। ये लीवर को जैसे ही पुश किया तो ये इस पर्टिकुलर ड्रिवन शाफ्ट को पीछे की तरफ खींच लेता है, ठीक है। ये ड्रिवन शाफ्ट को पीछे की तरफ खींचता है। अब पीछे की तरफ खींचने के साथ में ये जो क्लच प्लेट है, क्लच प्लेट और इस फ्रिक्शन पेज के बीच में यहाँ पे अपने पास में एक गैप आ जाता है, जिसकी वजह से पावर ट्रांसमिट नहीं हो पाती है। तो अपना जो इंजन तो रोटेट हो जाता है लेकिन ड्रिवन शाफ्ट में वो पावर नहीं आ पाती है। सो इस वजह से अपना पावर यहाँ वर्कआउट नहीं करती। अब ये थ्रस्ट बेयरिंग है जो कि एक्सियल लोड को बियर करता है। जैसे ही अपन इसको रिलीज करते हैं वापस से ये प्रेशर प्लेट इसके ऊपर फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से ये अगेन आपका पावर रोटेशन स्टार्ट हो जाता है और पावर मेरी आगे की तरफ बढ़ने लगती है, ठीक है। सो दिस इज द मेनली वर्किंग ऑफ द सिंगल प्लेट क्लच। अगेन देख लेते हैं इसके जो पार्ट्स हैं। वो सबसे पहली पार्ट ये है अपना क्लच प्लेट की लाइनिंग, ये है अपना प्रेशर प्लेट, दिस वन इज द हब, दिस वन इज अवर थ्रस्ट बेयरिंग, ये स्प्रिंग्स हैं जो कि क्लच प्लेट को पुश करेगी, ये बॉडी है, ठीक है, दिस इज अवर लीवर, ये मेरी ड्रिवन शाफ्ट है जिसको भी स्प्लाइंड है, ये मेरे रिलीज लीवर्स है, दीज आर द पाइवोट्स, ठीक है। ये मेरा फ्लाईव्हील है, ये ड्राइविंग शाफ्ट है, और ये क्रैंक शाफ्ट से आने वाला ये क्रैंक शाफ्ट है, ठीक है। अब ड्राइविंग शाफ्ट से क्रैंक शाफ्ट में पावर आती है, रोटेशन होती है। प्रेशर प्लेट क्लच प्लेट को
फ्लाईव्हील के ऊपर प्रेस करके रखता है, दोनों फुल कांटेक्ट में है, तो उस टाइम पे पावर ट्रांसमिट हो जाती है आगे ड्रिवन शाफ्ट के थ्रू। लेकिन जब मेरे को डिसएंगेज करना है, मैं ये लीवर को पुश करता हूँ, लीवर पुश करते ही ये ड्रिवन शाफ्ट पीछे की तरफ खींचती है, पीछे की तरफ खींचती है तो अपने साथ में क्लच प्लेट को भी पीछे की तरफ ले लेती है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच का जो कॉन्टैक्ट है, क्लच प्लेट और फ्लाईव्हील के बीच का कॉन्टैक्ट, ये खत्म हो जाता है, पावर ट्रांसमिट नहीं हो पाती है। फिर अगेन जैसे ही ये अपन लीवर को पुश करते हैं, वापस से कॉन्टैक्ट बन जाता है और पावर इसमें ट्रांसमिट होनी स्टार्ट हो जाती है। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ अवर सिंगल प्लेट क्लच। नाउ अब नेक्स्ट इज द डिजाइन ऑफ डिस्क प्लेट, डिस्क क्लच, डिस्क और प्लेट क्लच। सिंगल प्लेट क्लच का डिजाइन और डिजाइन देखेंगे अपन कि डिजाइन किस टाइप से वर्कआउट करता है सिंगल प्लेट क्लच में। ठीक है, सो आपको यहाँ पे दो डायग्राम्स दिख रहे होंगे राइट हैंड साइड में। ठीक है, ये सिंगल प्लेट क्लच के ही डायग्राम्स हैं यहाँ पे। ठीक, एक डायग्राम ये है और एक डायग्राम ये है। इन दोनों डायग्राम्स के अपने को दिख रहे हैं। नाउ कंसीडर टू फ्रिक्शन सरफेस मेंटेन्ड इन कॉन्टैक्ट बाय एक्सियल थ्रस्ट एज शोन इन फिगर, एक्सियल थ्रस्ट W एज शोन इन द फिगर ए। ये दो फ्रिक्शन सरफेस हैं, ये पहला और ये दूसरा। ठीक है, ये दोनों के दोनों फ्रिक्शन सरफेस हैं जिसको कि कॉन्ट्रैक्ट मेंशन किया हुआ है एक्सियल थ्रस्ट W की हेल्प से। ठीक है, लेट कैपिटल T इज इक्वल टू टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द क्लच, स्मॉल p इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ एक्सियल प्रेशर with which the contact surface are held together, R1 and R2 is equal to external and internal radii of friction faces, R is equal to mean radius of the friction face and mu is the coefficient of friction। यहाँ पे अपने को नजर आएगा R1 और R2। सो देखो ये R1 है आउटर सब रेडियस, ये R2 है इनर रेडियस। यहां से लेके यहां तक ये पूरी लेंथ में मेरे पास फ्रिक्शन सरफेस रहता है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक पूरा फ्रिक्शन सरफेस रहेगा। ठीक है, R1 एंड R2 आर द एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेडियाई ऑफ फ्रिक्शन फेसेस। ये फ्रिक्शन फेस का एक्सटर्नल रेडियस है, फ्रिक्शन फेस का इंटरनल रेडियस है। R जो है वो मेरी मीन रेडियस है। ठीक है, एंड म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। नाउ कंसिडर एन एलिमेंट्री रिंग ऑफ रेडियस R एंड थिकनेस dr एज शोन इन फिगर बी। ये मैंने एक एलिमेंट्री रिंग कंसिडर की है जिसकी की थिकनेस dr है और रेडियस जो है वो स्मॉल r है। ठीक है, सो वी नो दैट द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस और फ्रिक्शन सरफेस इज इक्वल टू 2 पाई r dr। जो फ्रिक्शन सरफेस का कॉन्टैक्ट एरिया है अभी इस केस में, ठीक है, ये रिंग के केस में, दिस इज 2 पाई r dr। 2 पाई r इसका रेडियस हो जाएगा, dr इसकी थिकनेस हो जाएगी, सो दैट्स व्हाई जिसका जो एरिया हो जाएगा वो 2 पाई r dr हो जाएगा। अब नॉर्मल और एक्सियल फोर्स ऑन द रिंग, जो नॉर्मल या एक्सियल फोर्स रिंग के ऊपर होता है, दैट इज डेल्टा W is equal to pressure into area, that means P into 2 pi r dr। एरिया अपना 2 pi r dr है, प्रेशर P है, सो P into 2 pi r dr। ये अपना हो गया नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द रिंग। अब एंड द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द रिंग एक्टिंग टेंजेंशियली एट रेडियस r। अब टेंजेंशियली जो फ्रिक्शन फोर्स इसके ऊपर एक्ट करेगा, दैट इज Fr is equal to mu into delta W, so this will becomes mu p into 2 pi r dr। Therefore the frictional torque acting on the ring Tr is equal to Fr into r, so mu p into 2 pi r dr into r। so r से r कर गया, so जो total therefore frictional torque acting on the ring जो है, that is Tr is equal to 2 pi mu p r square dr। ये हो गया अपना फ्रिक्शनल टॉर्क जो कि रिंग पे, इस वाली रिंग पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, ये जो रिंग है दोनों डॉट्स के बीच में, इस रिंग के ऊपर एक्ट कर रहा है। नाउ अब यहाँ पे दो केसेस अपने को मेनली कंसिडर करने पड़ेंगे। नंबर 1 व्हेन देयर इज अ यूनिफॉर्म प्रेशर एंड नंबर 2 व्हेन देयर इज अ यूनिफॉर्म वियर। नाउ कंसिडरिंग यूनिफॉर्म प्रेशर, सबसे पहले अपन यूनिफॉर्म प्रेशर को कंसिडर करते हैं। नाउ व्हेन द प्रेशर इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर एरिया ऑफ द फ्रिक्शन फेस एज शोन इन फिगर ए। इस फिगर ए में अगर अपन देख रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, अगर अपना प्रेशर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है पूरे इस पे, देखो
ये फ्रिक्शन आपकी लाइनिंग फ्रिक्शन सरफेसेस है दोनों साइड के, ये सेंटर लाइन है, ये ऊपर का फ्रिक्शन सरफेस है, ये नीचे का, ये पीछे का, ये ठीक है। सो उस केस में जो प्रेशर की इंटेंसिटी होगी, दैट प्रेशर इंटेंसिटी इज P इज इक्वल टू W अपॉन पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ठीक है, जो प्रेशर इंटेंसिटी है दैट इज P इज इक्वल टू W अपॉन पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, where W is equal to axial thrust with which the frictional surface are held together, and the frictional torque on elementary ring of radius r and thickness dr is Tr is equal to 2 pi mu p into r square dr। ठीक है, W मेरा एक्सियल थ्रस्ट है। अब फ्रिक्शनल टॉर्क जो कि एलिमेंट्री रिंग के ऊपर अपन ने देखा था, दैट वाज Tr इज इक्वल टू 2 पाई म्यू पी आर स्क्वायर इंटू dr। ये अपन ने फ्रिक्शन टॉर्क देखा था एलिमेंट्री रिंग पे। अब इस इक्वेशन को अपन इंटीग्रेट कर देते हैं विद द लिमिट्स R2 टू R1। R2 से लेके R1 की लिमिट्स पे अपन इसको इंटीग्रेट कर देते हैं टू फाइंड आउट द टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क। सो देयरफॉर टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क एक्टिंग ऑन द फ्रिक्शन सरफेस ऑफ द क्लच इज T डेफिनेट इंटीग्रेशन R1 टू R2 2 पाई म्यू P R स्क्वायर dr, विच मीन्स 2 पाई म्यू P R स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो R क्यूब अपॉन 3 होगा। इसकी अपर लिमिट R1 है एंड लोअर लिमिट R2 है। सो यहां से भी अपना ये फ्रिक्शनल टॉर्क का अपन ने इंटीग्रेशन कर लिया। नाउ इसके बाद में अपन R1 R2 रखेंगे, सो ये हो जाएगा अपना 2 पाई म्यू P R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब अपॉन 3। ठीक है, अब यहां पे मैं P में जो है वो P की वैल्यू मैं पुट कर दे रहा हूं। ठीक है, P की वैल्यू रखने के बाद में मेरे पास जो आएगा दैट इज T इज इक्वल टू 2 पाई म्यू इंटू W अपॉन पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ये अपन ने P की वैल्यू यहां पे देखी थी, ये रही मेरी P की वैल्यू। ठीक है, ये P की वैल्यू मैं इस पर्टिकुलर जगह पे, यहां पे इस P की जगह पे, इस P की जगह मैंने ये P की वैल्यू यहां पे रख दी। अब वर्कआउट किया तो यहां से देखो, इस पाई से ये पाई कैंसिल हो गया। जब पाई से पाई कैंसिल हुआ तो इसको अपन ने लिखा T इज इक्वल टू 2 अपॉन 3, ये 2 अपॉन 3 म्यू W R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब अपॉन R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को मैंने लिख दिया T इज इक्वल टू म्यू W R, वेयर R इज द मीन रेडियस एंड इट्स वैल्यू इज 2 अपॉन 3 R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब अपॉन R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ठीक है, दिस वन इज द वैल्यू ऑफ mean radius r for the clutch subjected to uniform axial pressure। टॉर्क ट्रांसमिटेड हो जाएगा इसमें T इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू आर, वेयर R इज इक्वल टू 2/3 R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब अपॉन R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ये था फॉर्मूला क्लच के टॉर्क के लिए यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी से। अब नेक्स्ट मूव टू द सेकंड केस कंसीडरिंग द यूनिफॉर्म एक्सियल wear। Now, the basic principle in designing machine parts that are subjected to wear due to sliding friction is that the normal wear is proportional to the work of friction. The work of friction proportional to the product of normal pressure and sliding velocity। अब जब भी अपन वियर के अगेंस्ट में डिजाइनिंग करते हैं उस टाइम पे दो चीजें आती हैं। सबसे पहला तो जो नॉर्मल वियर है वो फ्रिक्शन वर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट में होगा। ठीक है, और जो फ्रिक्शन वर्क है वो प्रोपोर्शनेट होगा प्रेशर और स्लाइडिंग वेलोसिटी के प्रोडक्ट के ऊपर। सो दैट्स व्हाई नॉर्मल वियर इज proportional to work of friction, that is proportional to P into V, or we can say PV is equal to K, that is a constant, or we can see P is equal to K upon V। This is equation number 1। Now it may be noted that the friction surface is new, there is a uniform pressure distribution over the entire contact surface। The pressure will veer most rapidly where the sliding velocity is maximum, then this will reduce to the pressure between the friction surfaces। Now this veering process continues until the PV is constant over the entire surface। After this the veer will be uniform as shown in the figure। अब देखो ये मेरा फ्रिक्शन सरफेस है, ठीक है,
फ्रिक्शन सरफेस के टाइम पे जो इनिशियल वेयर होगा, जहां पे कि आपका रेडियस ज्यादा होगा, उस जगह पे इनिशियल वेयर सबसे ज्यादा रहेगा। ठीक है, ठीक, जो आपकी वेलोसिटी है उस वेलोसिटी के बेस पे प्रेशर ज्यादा रहेगा, और जहां पे आपका रेडियस कम होगा उस जगह पे आपका प्रेशर रिड्यूस होगा। तो इनिशियली तो आउटर साइड में प्रेशर ज्यादा होगा और इनर साइड में इसका जो वियर है वो कम होगा। प्रेशर वियर दोनों इनिशियली बाहर की तरफ ज्यादा होगा और अंदर की तरफ कम होगा, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे वियर बढ़ता जाएगा, सो दिस वियर बिकम्स द कांस्टेंट। ये वियर आपका पूरे क्लच प्लेट पे कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपका पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा, तो एंटायर सरफेस के ऊपर आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो वियर है, दैट विल बिकम्स कॉन्स्टेंट। ठीक, नाउ मूविंग फर्दर, लेट स्मॉल पी be the normal intensity of pressure at distance r from the axis of the clutch. Since intensity of pressure varies inversely with the distance, therefore now P मैंने प्रेशर माना है जो कि R डिस्टेंस के ऊपर वर्क कर रहा है, नॉर्मल इंटेंसिटी का प्रेशर है। ठीक है, अब इस ठीक है, सो जो इक्वेशन 1 है उसमें अपन लिख देंगे P इंटू आर इज इक्वल टू सी, इट इज अ कांस्टेंट, और P इज इक्वल टू सी अपॉन आर। ये अपन ने रख दिया, इसको रख दिया अपन ने इक्वेशन नंबर 2। नाउ द नॉर्मल फोर्स ऑन द रिंग, जो रिंग के ऊपर लगने वाला जो नॉर्मल फोर्स है, दैट इज डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू टू पाई आर डी आर, विच इज इक्वल टू पी की वैल्यू मैंने रख दी सी अपॉन आर, सो सी अपॉन आर टू पाई आर डी आर, ये आर से आर कैंसल आउट, सो दिस बिकम टू पाई सी डी आर। ये हो गया अपना नॉर्मल फोर्स जो कि रिंग के ऊपर एक्ट कर रहा है। सो देयरफॉर टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्रिक्शन सरफेस, फ्रिक्शन सरफेस पर एक्ट करने वाला टोटल फोर्स, दैट इज W is equal to integration R1 to R2 2 pi C dr. So 2 pi C into R, R1 से लेके R2, और we can say 2 pi C R1 minus R2। अब C की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालूं, तो C is equal to W upon 2 pi R1 minus R2। ये हो गई मेरी कांस्टेंट की वैल्यू। नाउ वी नो दैट द फ्रिक्शनल टॉर्क एक्टिंग ऑन द रिंग, फ्रिक्शनल टॉर्क जो रिंग के ऊपर एक्ट कर रहा है, दैट इज टी आर इज इक्वल टू टू पाई म्यू पी आर स्क्वायर डी आर। अगेन अपन ने पी की जगह सी अपॉन आर रख दिया, सी अपॉन आर रखते ही जो मेरा ये यहां से आर स्क्वायर गया और यहां से आर गया, सो दिस बिकम्स टू पाई म्यू सी आर डी आर। ठीक है, ये हो गया अपना फ्रिक्शनल टॉर्क जो कि रिंग पे एक्ट कर रहा है। अब अगर मैं टोटल टॉर्क की बारी टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क की बात करूं जो कि पूरे फ्रिक्शनल सरफेस पे आ रहा है, तो अपन इसका इंटीग्रेशन कर देंगे R1 से लेके R2 तक। सो T इज इक्वल टू इंटीग्रेशन R1 टू R2 2 पाई म्यू सी आर डी आर। सो 2 पाई म्यू सी, ये तो अपना कांस्टेंट है तो ये बाहर हो गया, सो आर स्क्वायर अपॉन टू, ठीक है, टू द लिमिट्स R1 एंड R2। जो इंटीग्रेशन सॉल्व किया उसमें आर स्क्वायर अपॉन टू आया, इसकी अपर लिमिट R1 थी, लोअर लिमिट R2 थी, ये वैल्यूज अपन ने पुट की। सो जो टी की वैल्यू मिली मेरे को, जो टी की वैल्यू मिली, ये आर इसको ओपन करके, सो दैट बिकम्स टी इज इक्वल टू टू पाई म्यू सी R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर अपॉन टू। R1 आर आर स्क्वायर अपॉन टू को R1 R2 के लिए ओपन कर दिया अपन ने। सो दिस अगेन बिकम्स, यहाँ पे ये टू से ये टू कैंसल, सो पाई म्यू सी R1 स्क्वायर प्लस माइनस R2 स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने अगेन जो C थी, वो C की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। आप लोग देखिए C की वैल्यू यहाँ निकली थी W अपॉन टू पाई R1 माइनस R2। ये चीज मैंने यहाँ पे C की जगह पुट कर दी, W अपॉन टू पाई R1 माइनस R2। टू ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, सो पाई म्यू इंटू डब्ल्यू अपॉन टू पाई R1 माइनस R2। अब ये जो R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर है, इसको मैंने एक्सपैंड कर दिया, सो इट बिकम्स R1 प्लस R2 इंटू R1 माइनस R2। ठीक है, सो अब
यहां पे देखिए ये R1 माइनस R2 से R1 माइनस R2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। सो मेरे दूसरा ये पाई से ये पाई कैंसिल, सो मेरे पास बचा 1/2 म्यू डब्ल्यू R1 प्लस R2। इसको मैंने लिख दिया T इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू R, वेयर R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये हो गया अपना मीन रेडियस ऑफ फ्रिक्शन सरफेस। सो एक्सियल वियर के केस में T इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू R। नाउ कुछ चीजें हैं जो अपने को ध्यान देने लायक है। नंबर वन, in general, total friction torque acting on the friction surface is given by T is equal to N mu W R। ये अपना टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क जनरल केसेस में अपन देते हैं N का यूज करते हुए। अब N जो है मेरे पास दैट इज द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ फ्रिक्शन और कॉन्टैक्ट सरफेस। एन मेरे पास टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्शन पेयर्स है, ठीक है। आर इज इक्वल टू मीन रेडियस ऑफ द फ्रिक्शन क्लच। ये फ्रिक्शन क्लच की मीन रेडियस है। अगर मीन रेडियस की बात करूं तो यूनिफॉर्म प्रेशर के लिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/3 R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब अपॉन R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। एंड यूनिफॉर्म वियर के लिए इसकी वैल्यू हो जाएगी R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 अपॉन 2। तो जब कभी भी अपने को इसकी जरूरत पड़ेगी सो अपन यहां से ये वैल्यू अपन ले लेंगे। नाउ फॉर सिंगल डिस्क और प्लेट क्लच नॉर्मली बोथ साइड्स ऑफ डिस्क आर इफेक्टिवली, ठीक है। सो उस केस में देयरफॉर अ सिंगल डिस्क क्लच हैज टू पेयर्स ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट दैट इज n is equal to 2। सिंगल प्लेयर में दो कांटेक्ट सरफेसेस रहेंगे। नाउ सिंस द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इज मैक्सिमम एट इनर रेडियस R2 for the of the friction contact surfaces, therefore equation 2 may be written as प्रेशर इंटेंसिटी इनर रेडियस पे मैक्सिमम है। सो उस केस में अपन P max into R2 is equal to C या फिर P max is equal to C upon R2, ये चीज अपन बोल सकते हैं। सिमिलरली प्रेशर इंटेंसिटी आउटर रेडियस R1 पे मिनिमम है, देयरफॉर जो इक्वेशन अपन लिख सकते हैं दैट इज P min is into R1 is equal to C, और you can say that the P min is equal to C upon R1, ठीक है। और यू कैन से P min is equal to C upon R1, ठीक है। This one is the minimum pressure, this one is the minimum pressure that is at the outer radius. Now average pressure की अगर अपन बात करें तो average pressure PAV on the friction or contact surface is given by PAV is equal to total force on the friction surface upon cross sectional area of the friction surface, that means W upon pi into R1 square minus R2 square, ठीक है। सो ये हो गया अपना एवरेज प्रेशर का। अब स्टूडेंट्स अगर मेरा क्लच नया है तो जो प्रेशर इंटेंसिटी है वो यूनिफॉर्म रहेगी, बट अगर क्लच पुराना है तो वियर थ्योरी जो है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है फॉर द आंसर्स। नाउ द लास्ट पॉइंट इज द यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी गिव्स द नंबर ऑफ फ्रैक्शंस टू number of sorry the uniform pressure theory gives the higher friction torque that the uniform than the uniform wear theory. Therefore, in case of friction clutches, uniform wear theory should be considered unless otherwise stated, ठीक है। यूनिफॉर्म प्रेशर जो है वो हायर फ्रिक्शन टॉर्क के लिए यूज होती है एज कंपेयर टू द यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी। देयरफॉर अगर फ्रिक्शन क्लच की अपन बात करते हैं जनरली यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी को अपन ऑप्ट करते हैं अनलेस एंड अनटिल कुछ अपने को स्टेट ना किया गया हो। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज स्टूडेंट्स मल्टीपल डिस्क क्लच। मल्टीपल डिस्क क्लच भी अपना एग्जैक्टली वर्किंग उसकी अपनी सिंगल प्लेट क्लच जैसी ही होती है, सिर्फ जो जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आता है आपका नंबर ऑफ डिस्क में। अब बेसिकली अगर अपन बात करें तो जो मल्टीपल डिस्क क्लच है, मल्टीपल डिस्क क्लच का यूज अपन लोग हायर टॉर्क के लिए, ठीक है, वहां पे अपन लोग यूज करते हैं जबकि मेरे को ज्यादा टॉर्क का ट्रांसमिशन करना हो। द मल्टीपल डिस्क क्लच शोन इन द फिगर मे बी यूज्ड व्हेन द लार्ज टॉर्क इज टू बी ट्रांसमिटेड। द इनसाइड डिस्क्स आर फास्टेंड टू द ड्रिवन शाफ्ट टू परमिट एक्सियल मोशन एक्सेप्ट द लास्ट डिस्क। जो लास्ट डिस्क को छोड़ के सारी डिस्क को अपन
इंटरनल मूवमेंट में मूव करा, जो अपनी बॉडी ड्रिवन शाफ्ट है उसके ऊपर फिक्स करते हैं, और जैसे ही अपने पास एक्सियल मोशन आता है अपन उसमें मूव करते हैं। द आउटसाइड डिस्क आर यूजुअली मेड ऑफ ब्रॉन्ज, दे हेल्ड बाय बोल्ट्स एंड आर फास्टेन टू द हाउसिंग। जो आउटसाइड डिस्क हैं ये वाली, ये ब्रॉन्ज की बनी होती है, और ये आउटसाइड केजिंग से, आपकी जो आउटसाइड केजिंग है उसके साथ फिक्स रहती है। Now, the disc clutch are extensively used in motor cars and machine tools. Multiple disc clutch जो है वो अपनी कार्स में और मशीन टूल्स में जनरली यूज होंगे। आप लोग अपने देखो बाइक्स वगैरह में जो भी क्लच होता है, दैट इज द मल्टीप्लेट क्लच। अब इस मल्टीप्लेट क्लच के साथ में वर्किंग कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है। वही चीज है, ये मेरी ड्राइविंग शाफ्ट है इस साइड में, ये मेरी ड्रिवन शाफ्ट है। अपन इसको जैसे पुश करेंगे तो ये चीज पीछे आएगी, पीछे आने की वजह से ये जो कॉन्टैक्ट है, ये वाला जो कांटेक्ट है आपका, ठीक है, ये आपकी फिक्स ब्लेड और मूविंग ब्लेड्स के बीच का। सो दिस कांटेक्ट की वजह से आपका वर्किंग इजीली हो जाता है। नाउ लेट, अब इसका अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो लेट स्मॉल n1 इज द नंबर ऑफ डिस्क ऑन ड्राइविंग शाफ्ट एंड स्मॉल n2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ शिफ्ट डिस्क ऑन द ड्रिवन शाफ्ट। सो द टोटल नंबर ऑफ पेयर्स जो कि कॉन्टैक्ट सर्फेसेस बनाएंगे, दैट इज n इज इक्वल टू n1 प्लस n2 माइनस 1। ये हो जाएगा मेरे टोटल नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट सर्फेसेस। नाउ एंड द टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क एक्टिंग ऑन द फ्रिक्शनल सरफेस ऑफ सरफेस और ऑन द क्लच, जो टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क सरफेस पैक कर रहा होगा, दैट इज T इज इक्वल टू एन म्यू डब्ल्यू आर। सो अपना जो टॉर्क है वो दैट इज T इज इक्वल टू एन म्यू डब्ल्यू आर, वेयर ठीक है। नाउ देयरफॉर नंबर ऑफ पेयर्स जो कि अपने कॉन्टैक्ट सर्फेसेस पे आएंगे, दैट इज n इज इक्वल टू n1 प्लस n2 माइनस 1। टोटल फ्रिक्शन टॉर्क जो है वो T इज इक्वल टू n इंटू म्यू डब्ल्यू आर हो जाएगा, वहां पे n अपना कॉन्टैक्ट सर्फेसेस आ जाएगा, वेयर r इज अगेन द बीन रेडियस फॉर फ्रिक्शन सर्फेसेस। कैपिटल R इज इक्वल टू 2/3 r1 स्क्वायर r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब अपॉन r1 स्क्वायर माइनस r1 r2 स्क्वायर। दिस इज फॉर द यूनिफॉर्म प्रेशर, एंड r इज इक्वल टू r1 प्लस r2 अपॉन 2। दिस वन इज फॉर द यूनिफॉर्म वेयर। ये हो गया अपना, ठीक है। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज अपन लोगों ने सिंगल प्लेट क्लच का डिजाइनिंग का डेरिवेशन देखा, प्लस मल्टीप्लेट क्लच की वर्किंग दोनों का वर्किंग देखा। टुमारो वी विल गो विद द कोन क्लच एंड सेंट्रीफ्यूगल क्लच, देन वी विल सी द न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस टॉपिक। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, प्लीज लेट मी नो, सो दैट अपन उसके ऊपर वर्कआउट कर सकें, है ना। आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो आप मेरे को सेंड कीजिए, उस क्वेरीज को अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके देन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, बाय।